गुड इवनिंग। मैं हारून, एकलव्य एकेडमी मेरठ से। तो जो हम सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यूज की, तो उसमें आज जो टॉपिक है वो है हमारा मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग वनडे एग्जाम के लिए या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना। तो किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुद्रा और बैंकिंग यानी कि जो बैंकिंग है उसके माध्यम से मुद्रा को सॉरी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए डिपेंड करता है कि वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितना व्यवहारिक है। तो इसी के बारे में कुछ प्रश्न है वो करेंगे। इसमें प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं, हो सकता है 2 लेक्चर में हो। आज हमारा पहला लेक्चर है इसका। देखो, प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति होती क्या है। ठीक है ना। जब मौद्रिक नीति का पता चलेगा तभी हम इसको देखेंगे। तो यदि हम बात करें वर्ष 2016 की, तो मौद्रिक नीति जो थी उसका जो निर्माण था वो सेबी भी नहीं करता, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता, योजना आयोग भी नहीं करता, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि क्या है ये? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारत सरकार का क्या है? केंद्रीय बैंक है। और ये भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना है। अभी जो आरबीआई है, आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो हेडक्वार्टर था उस समय वो क्या था? कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी कि किसके समय हुई थी? अंग्रेजों के समय हुई थी। और ये क्या था? एक केंद्रीय बैंक के रूप में इसकी स्थापना हो गई थी। अब देखो, जब स्वतंत्र हुआ भारत, भारत जब आजाद हुआ तो इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। कब? 1 जनवरी 1949 को। कब राष्ट्रीयकरण कर लिया इसका? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है। तो ध्यान रखना। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं इस समय, वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है इस समय गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के हेड जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ये मुख्य बातें होगी। एक चीज और ध्यान रखना है, जो आरबीआई है वो जो है 10,000 के नोट तक छाप सकता है। यानी कि जो उसकी सीमा है कितनी है? 10,000 रुपए का जो नोट है उसे ये छाप सकता है। यानी कि अधिकतम जो इसकी सीमा कितनी दे रखी है सरकार ने? 10,000 रुपए के नोट तक। और जो कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है वो कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। ध्यान रखना है, जो कॉइन्स हैं हमारे भारत में और जो 1 रुपए का नोट है उनको कौन छापता है? भारत सरकार, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंडर में वो आता है। ध्यान रखना है। अब बात आ गई मौद्रिक नीति की। तो 2016 तक मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता था? आरबीआई करता था। परंतु वर्तमान में मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो मौद्रिक नीति समिति करती है। कौन करती है? मौद्रिक नीति समिति करती है। ठीक है। तो अब हो रही है वर्तमान में इसका, और इसमें आरबीआई होती है, वित्त मंत्रालय होता है। यानी कि वो सब समन्वय के आधार पर चीजों करते हैं। अब इसमें क्या है? मौद्रिक नीति में क्या होता है कि जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था है वो किस गति से चल रही है, यानी कि उसमें बेरोजगारी दर कितनी है, उसमें मुद्रास्फीति कितनी है। तो यानी कि एक तरीके से जो बैंक रेट है वो कितना है, सीआरआर है वो कितना है, एसएलआर है वो कितना है। यानी कि कुल मिलाकर जो
हमारी मौद्रिक नीति है उसका कार्य ये है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलायमान रखा जाए, अर्थव्यवस्था में क्या कमियां हैं जिनको खत्म किया जाए या उनका जो है समाधान किया जाए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो ध्यान रखना है मौद्रिक नीति का निर्माण वर्तमान में कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति वर्ष 2016 के बाद से। और अब जो है हालांकि जो सिस्टम है वो मुख्य रूप से अभी भी आरबीआई के अंडर में है। ठीक है, तो जो नीतियां तय करती है कि सीआरआर कितनी है, एसएलआर कितनी है, बैंक रेट कितना है, ये सब कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। ठीक है, ध्यान रखना। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रश्न। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, यानी कि भारत में ट्रेजरी बिल को कौन बेचता है? ठीक है, आरबीआई बेचता है क्या, राज्य सरकारों बेचती है क्या, व्यापारिक बैंक बेचती है क्या, या सेबी बेचती है? तो देखो इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेजरी बिल होते क्या हैं। ठीक है, क्या समझना है हमें कि ट्रेजरी बिल होते क्या हैं? अब देखो, मैं यदि इतिहास में करूं, भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में पहली बार 1917, कब? 1917 ईस्वी में ट्रेजरी बिल बेचे गए थे। 1917 में पहली बार ट्रेजरी बिल बेचे गए थे। अब देखो इसमें क्या है, तो पहले इसका आंसर देख लेंगे। भारत में जो ट्रेजरी बिल हैं वो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, यदि अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, यदि पैसा जुटाना है, यानी कि पैसा नहीं है किसी भी संस्था के पास, विशेषकर भारत सरकार की यहाँ बात चली उसके उदाहरण देखेंगे, यदि उसके पास पैसा नहीं है और पैसा उसको जुटाना है तो ट्रेजरी बिल का सहारा लेगा। अब वो कैसे? एक एग्जांपल सेट देखते हैं हम। आप कहाँ गए? आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं एक, ठीक है, कहाँ खाना खाने जाते हैं? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। सपोज करो आपका जो खाने का जो बिल है वो बिल आता है 200 रुपए का। कितने का बिल आता है आपका? 200 रुपए का। आपने जो है दुकानदार को कितने का नोट दिया? आपने जो होटल मालिक है, दुकानदार है, जो कैशियर है, उसको कितने का नोट दिया? 500 का नोट दिया, 500 रुपए। अब आपका बैलेंस कितना हुआ? यानी कि 300 रुपए हुआ आपका। यानी कि 300 रुपए आपको कौन देगा? जो दुकानदार देगा। तो इसमें क्या होगा, ये दुकानदार ये कहेगा आपसे कि हम आपको एक नोट सॉरी, हम आपको एक नोट लिख कर दे रहे हैं और वो अपना स्टैंप लगाएगा होटल का और सिग्नेचर करेगा जो भी कुछ होगा और कहेगा आप 300 रुपए का या तो इतने दिन में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में खाना खा लें, या आप हमारी किसी भी ब्रांच से 1 महीने में इसका भुगतान कर लें। यानी कि समय सीमा देगा, 1 महीने के बाद, 20 दिन के बाद इतने का भुगतान कर लें। तो सीधी सी बात है, ये एक एग्जाम्पल था कि कितने रुपए? 300 रुपए। तो एक तरीके ट्रेजरी बिल हो गए। तो ये क्या होती है, सरकारें क्या करती हैं कि अपना एक ट्रेजरी बिल निकाल दिया और आपसे क्या ले लिया? पैसे ले लिए। ठीक है, आपसे क्या ले लिए? पैसे ले लिए और आपको ये नोट करके देंगी कि आप इतने समय में या हमारी संस्था से या हम जिसको अधिकृत करें उस संस्था से आप इसको पैसा ले सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आगे है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय मुद्रा व्यापार, तो देखो ध्यान रखना है जो भी कोई टर्म आए हमें उसका पता होना चाहिए। भारतीय मुद्रा व्यापार, तो मुद्रा व्यापार की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि हम यदि विदेशों के साथ बिजनेस करें या हम कहीं घूमने जाएं या कुछ करें तो हम अपनी मुद्रा को भी क्या करते हैं? बदलते हैं। सपोज करो अमेरिका जा रहे हैं तो पैसों को क्या करेंगे? डॉलर में चेंज करेंगे। ठीक है, पैसों को क्या करेंगे? हम डॉलर में चेंज करेंगे। ठीक है, या हम वहां जाकर विदेश में जो कुछ व्यापार करेंगे वो भी मुद्रा के माध्यम से करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की मुद्रा हो। तो व्यापार का अंग कौन सा नहीं है? कौन सी संस्था जो है मुद्रा व्यापार नहीं करती? तो देखो ध्यान रखना है, जो केंद्रीय बैंक है हमारी आरबीआई, जो आरबीआई है ये
भारतीय मुद्रा व्यापार का जो है अंग नहीं है। इसका कारण यह है, ये केवल अधिकृत करती है संस्थाओं को, क्या करती है, अधिकृत करती है कि आप जिस संस्था को इसने अधिकृत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि आप व्यापार करेंगे, तो उसके लिए व्यापार दे देगी। तो जैसे आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, तो यानी कि इसके लिए अधिकृत किया हुआ है। आईसीआईसी बैंक के लिए अधिकृत किया हुआ है, और मुद्रा व्यापार सहयोग नीति। तो यानी कि ये जो सभी संस्थाएं हैं तीनों, ये अधिकृत हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि आप इनको मुद्रा दे रहे हैं और ये मुद्रा का व्यापार कर सकते हैं, चाहे हमारे देश में या अन्य देशों के साथ। तो ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, परंतु ये जो तीनों संस्थाएं हैं, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और मुद्रा व्यापार सहयोग नीति, ये क्या कर सकते हैं, मुद्रा व्यापार में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1956 में हुई थी, नहीं 55 में हुई थी शायद, इसकी भी 1955 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है, यानी कि अप्रासंगिक तो नहीं होना चाहिए, भिन्न है ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन एक भिन्न है। तो देखो यहां दे रखे हैं सेंसेक्स, बीएससी, नीति नहीं है, निफ्टी है। और सेप्स। तो देखो ये जो तीनों बिंदु हैं, सेंसेक्स, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी, तो यानी कि तीनों क्या है, शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से। तीनों का संबंध किससे, शेयर मार्केट से, जबकि सेप्स का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए क्या है, निम्नलिखित में कौन एक सा भिन्न है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है सेप्स, ये क्या है, भिन्न है। इसका आंसर यही होगा। अगला, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, पूछा जाता है, और काफी टर्म अच्छी है इसकी, ध्यान रखना है। तो देखो मुद्रा है, मुद्रा जो भारत की है वो क्या है वर्तमान में, रुपया है। क्या है, रुपया है। अब जो मानक मुद्रा है भारत सरकार का वो क्या है, रुपया। रुपए में कितने पैसे होते हैं वर्तमान में, 100 पैसे होते हैं। क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। तो देखो ये जो रुपए वाली पद्धति थी, दशमलव वाली, ये भारत ने जो अपनाई थी, वो अपनाई थी 1 अप्रैल 1957 को। कब अपनाई थी ये ध्यान रखना है। जो रुपए वाली कंडीशन, जो मुद्रा है नया पैसा वाली जो स्थिति है, इसको क्या बोलते हैं, नया पैसा, और ये अपनाया था 1 अप्रैल 1957 को अपना लिया था। यानी कि रुपए की कितनी वैल्यू है, कितने पैसे हैं। अब देखो इस पैसे को जो अपनाया गया, ये कब से पैसा बोला जाने लगा, अभी तो नया पैसा बोला गया, और ये कब से बोला गया, 1 जून 1964 से। आंसर क्या आएगा इसका, 1 जून 1964। तो देखो ध्यान रखना है कि हमें मुद्रा के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो मुद्रा के बारे में जो बात है वो ये है कि किस प्रकार से हमारी जो दशमलव प्रणाली थी उसको आगे बढ़ाया गया, कि मुद्रा में किस किस प्रकार से काम हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पहले 1 रुपए में का जो था 16 आने आया, 1 रुपए 16 आने। पहले क्या होता था, 1 रुपए कितना होता, 16 आने के बराबर इसमें रखा जाता था। और जो 16 आने थे इसको हम 64 पैसा, यानी कि 64 पैसा, और इसी 64 पैसे को, ये पुराना होता था, और इसी 64 पैसे के बराबर कितना था, 192 पाई। तो ये इतिहास है इसका, ध्यान रखना है, 192 पाई। तो यानी कि
एक रुपया कितने बराबर होता है? 16 आने। या इसको क्या कह सकते हैं हम? 64 पैसा, जो पुराना वाला था। और इस 64 पैसे को 192 पाई। तो यानी कि 1 रुपए की जो वैल्यू थी, वो चाहे 16 आने हो, 64 पैसा हो, या 12 पाई, इस तरीके से मापा जाता था। अब इसको क्या हुआ, क्या बोलते थे? नया पैसा। ये वाली कंडीशन क्या थी? नया पैसा। परंतु ये चलते चलते 1 जून 1964 से क्या हो गई? ये हो गई पैसा। क्या हो गई है? पैसा। तो जो पुराना पैसा है, नया सॉरी जो नया पैसा था, वो पैसे में कब परिवर्तित हुआ? 1 जून 1964 से, ध्यान रखना है। और ये पूछा जाए कि नया पैसा कब आया? वो आया 1 अप्रैल 1957 से। परंतु इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 जून 1964। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि जो भारतीय सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं और जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 51% या उससे अधिक। तो जिन भी संस्थाओं में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाएं हो जाती हैं। तो इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात हो रही है कि भारत में जो पहली बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कौन सी थी? आरबीआई थी। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण आरबीआई का? अभी बताया, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जो दूसरी बैंक थी, उसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और ये कौन सी थी? एसबीआई थी। क्या थी ये? एसबीआई थी। इसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, और 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये 20 हो गई थी। हालांकि वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 12 है। कितनी है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक? कितनी है? 12। कितनी है? 12 है। तो ध्यान रखना है। अब इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी नहीं है। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीयकृत बैंक है, केनरा बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। परंतु जो आईसीआईसी बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये कैसी है? प्राइवेट बैंक है। ये कैसी है? प्राइवेट बैंक है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। देखो, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारीकृत बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। तो 1 जुलाई 1955, डेट याद रखना है, 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। अब देखो, यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास देखें, तो 1806 में एक बैंक बनी, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में एक बैंक बनी, बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में एक बैंक बनी, बैंक ऑफ मद्रास। कौन सी? मद्रास। अब इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में, ध्यान रखना है, 1921 में एक बैंक बना दी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बना दी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद, और 1 जुलाई 1955 को क्या नाम रखा गया इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसकी भी सर्वाधिक शाखाएं भारत में हैं। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न। अच्छा, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? आईडीबीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो देखो, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने वर्ष 2006 में, कब? वर्ष 2006 में संघाई में, चीन के संघाई में, चीन के संघाई में, अरे कौन सा लग गया ये, चीन के संघाई में अपनी पहली शाखा खोली थी। ठीक है, किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है। देखो, लीड बैंक का कार्य किया जाता है, ध्यान रखना है। एलबीएस, लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम, कई बार जो है शॉर्ट फॉर्म इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, या डायरेक्ट लीड बैंक ना देकर एलबीएस का कार्य कौन है? अब देखो, भारत की जो प्रारंभिक अवस्था है स्वतंत्रता के बाद, तो पहले राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं थी, सब क्या थी? प्राइवेट बैंक थी और अपने मनमाने तरीके से कार्य करती थी। 1969 में हालांकि राष्ट्रीयकरण हो गया था और उसके बाद क्या हुआ कि एक जिले के विकासात्मक कार्यों के लिए, यानी कि कोई भी जिला है, उत्तर प्रदेश का ले लो, मेरठ ले लो, या वाराणसी ले लो, या कोई सा भी जिला ले लो, तो उसके लिए क्या हुआ? तो ध्यान रखना है कि लीड बैंक जो योजना है कब आई थी? ध्यान रखना, 1969 में आई थी। कब आई थी? 1969 में आई थी। इसका जो कार्य था वो ये कार्य था कि किसी भी जिले को फोकस कर लिया जाएगा और उसमें जो नामित बैंक होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक हो, जिसको नामित होगी सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, उस बैंक को उस जिले में लीड बैंक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लीड बैंक। और वो बैंक क्या करेगी कि उस जिले के विकासात्मक कार्यों के लिए पैसा देगी, ऋण देगी। समझ आई बात? यानी कि लीड बैंक का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? इस कार्य, ऑप्शन क्या है? इस कार्य के नामित, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। फिर से समझ लेते हैं इसको। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। अब नामित बैंक पीएनबी भी हो सकती है, एसबीआई भी हो सकती है, यानी कि जितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको लीड बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। तो यानी कि मेरठ में कोई विकासात्मक कार्य होना है तो उसमें क्या है, सपोज करो पीएनबी को दे दिया कि आप इसके लिए इतना फंड रिलीज करेंगे, वो सरकार की जिम्मेदारी है आपको पेमेंट करना। ठीक है, तो यानी कि तो 1969 में इसलिए इस योजना को लाया गया कि ताकि जो विकासात्मक कार्य है उनका सही तरीके से कार्य किया जा सके। समझ आई बात? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पहले तो ध्यान रखना है कि जो प्रतिभूतियां हैं इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिभूतियां क्या होती हैं पहले तो ये ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो विश्वसनीय प्रतिभूतियां हैं वो क्या कहलाएंगी। तो देखो, कोई भी कार्य है वित्तीय साधन होता है, किसी भी यदि हम विकास के कार्य करेंगे तो उन विकासात्मक कार्यों के लिए आपको वित्त की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? वित्त की आवश्यकता होगी। तो वित्त की आवश्यकता के लिए सरकार जो है विभिन्न माध्यमों से जो है वित्त जुटाने का कार्य करेगी। विभिन्न माध्यमों से क्या करेगी? पैसा जुटाने का कार्य करेगी। तो इसके लिए क्या है? ट्रेजरी बिल है, जैसे अभी बताया गया था पीछे,
ठीक है। शेयर बाजार में जो है ट्रेडिंग के माध्यम से यानी कि किसी भी माध्यम से जो है इनको कराया जाता है। अब बात क्या है कि जो बॉन्ड है ये हमारे सब क्या है, सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, सरकार निकालती है। तो अब इसमें क्या है कि वित्त की आवश्यकता के लिए जो विश्वसनीय प्रतिभूतियां हैं उनसे क्या तात्पर्य है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले समझ लो इसको, प्रश्न क्या है। अब देखो दो चीज है कि आदमी अपने क्रिकेट मैच देख रहा है, हॉकी का मैच देख रहा है, फुटबॉल का मैच देख रहा है, या आदमी कहीं और कुछ देख रहा है। तो पता चला कि मैच चल रहा है और आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यार रोनाल्डो है फुटबॉल का खिलाड़ी, तो विश्वसनीयता उस पर अधिक है, ठीक है। या जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में थे, बोले विश्वसनीयता अधिक है कि भाई ये टीम को जिताकर ले जाएंगे। तो इसी में भी क्या है कि जो विश्वसनीय प्रतिभूतियां हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये होगा ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ऐसे शेयर्स जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ऐसा नहीं है कि आज लाभ हो गया, 100 रुपए का शेयर लगाया आपने, आज लाभ पता चला हो गया 100 रुपए के शेयर पर 20% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, तो आपको 120 रुपए मिल गए। अब पता चला अगले दिन को क्या हुआ, उस पर 50% की हानि होगी, तो 50%, 12×5 = 60, तो आपको कितने बचे, 60 रुपए बचे, जब 60% की 50% की हानि होगी। तो अब ध्यान रखना है, तो यानी कि ऐसे शेयर्स जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता हो, लगातार ही हो रहा है और कैसा हो रहा है, ऊंची दर का, तो उनको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय प्रतिभूतियां उनको बोला जाता है। और ये ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं, उनके शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में यानी कि जो शेयर मार्केट है उसमें उन्होंने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्थापित करी हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो देखो ध्यान रखना है, बैंक दर कौन निर्धारित करता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है उसकी पॉलिसी है, और ये आरबीआई कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये निर्धारित करता है जो है बैंक दर को, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, ये सब क्या है, मौद्रिक नीति के जो है उपकरण है, और ये आरबीआई निर्धारित करती है। तो देखो बैंक दर उस दर को बोलते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, जिस ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है पैसा या फंड या पैसा उपलब्ध कराती हैं। तो इसमें देखेंगे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है, तो ये उधार तो ऐसे तो देगा नहीं। और देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, इसका आंसर क्या होगा, 3। तो बैंक दर जो है वो लगभग 1 बरस के लिए होती है, हालांकि वो चेंज होती रहती है, पर लंबे समय के लिए पैसा देते हैं। अब इसमें रेपो रेट भी होता है एक, क्या होता है, रेपो रेट। अब ये भी कौन है, इसमें भी पैसा लिया जाता है, यानी कि इसमें पैसा कैसे, यानी कि रेपो रेट उसको कहते हैं जब अल्पकालिक कार्यों के लिए, किसके लिए, अल्पकालिक, अल्पकालिक समय के लिए, कार्यों के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं, यानी कि जिस ब्याज दर पर पैसा लेंगे, और अल्पकालिक के लिए अवधि हो सकती है, 1 दिन के लिए हो सकती है, 15 दिन के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेपो रेट। अब ये भी कौन तय करता है, आरबीआई। और रिवर्स रेपो यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा यदि हम बात करेंगे, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, RRR। तो इसमें क्या होगा, अभी जो है कौन ऋण ले रहा है, वाणिज्यिक बैंक, परंतु कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को सुधारने के लिए क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे पैसा क्या लेती है, वापस लेती है, और उनके लिए भी ब्याज देती है, यानी कि पैसा वापस बैंकों से कौन ले रहा है, आरबीआई, और उस पर जो जिस दर पर वो ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। समझ आए। तो प्रश्न क्या था, बैंक दर, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, यानी कि जिस दर पर आरबीआई
वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देगा, वो क्या कहलाएगी? बैंक दर कहलाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न सही है पूछ लेता है, कई बार सही नहीं है। तो जो प्रश्न की जो बात है, जो मूल भावना है, उसको भी समझना है क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछना है आरबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो सही नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। आंसर पढ़ना है और ध्यान रखना। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप चीजों को आसानी से कर देंगे। इसको अभी होल्ड पर रख देते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनके बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करता है। दूसरा प्रश्न तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, यह बैंकों का बैंक है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जितनी भी बैंक कार्य कर रही हैं, उनका मुखिया होता है। यानी कि जो आरबीआई है, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ये मुखिया के रूप में कार्य करता है। तो इसका मतलब ये भी सही है, बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। विनिमय किसको बोलते हैं? एक्सचेंज को बोलते हैं। यानी कि उस विदेशी मुद्रा लेगा, देशी दे देगा, या देशी देगा, विदेशी ले लेगा, तो ये काम भी है। अब प्रश्न आता है, स्टेटमेंट आता है पहला, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। तो मैंने बताया था अभी, ये सभी प्रकार के नहीं, 1 रुपए का जो करेंसी नोट है, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, भारत सरकार। ठीक है, तो यानी कि कथन कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हुआ इसका? एक हुआ। तो यानी कि करेंसी नोटों को नहीं करता, सभी को। 1 रुपए के करेंसी नोट को वित्त मंत्रालय, और इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? 1 रुपए के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के, वित्त सचिव के। तो ध्यान रखना है, जो आरबीआई, सॉरी, जो वित्त मंत्रालय है, वो 1 रुपए के करेंसी नोट और सभी प्रकार की जो सिक्के होते हैं, ठीक है, उनको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ध्यान रखना। अगला है, ये अभी बताया था, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, ये प्रश्न कुछ और है और इसमें ऑप्शन लास्ट वाले दे दिए, ये गलत है प्रश्न। ब्याज दर वो बैंक दर अभी बताए थे उसको। अब देखो, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? बात किसकी हो रही? भूमि विकास बैंक की। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात हो रही? भूमि विकास बैंक की। तो देखो, भूमि विकास बैंक जो है वो मुख्यतः, एक सेकंड, तो देखो, भूमि विकास बैंक जो है वो मुख्यतः जो कृषिगत कार्य होते हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसको? कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अब देखो, दीर्घकालीन ऋण 5 साल या उससे अधिक, कई बार ये 15 साल तक भी पहुंच जाता है, 5 साल या उससे अधिक तक के लिए होता है। ठीक है, तो अब पहले अभी और बताएंगे, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है, यही सही होगा। अल्पकालिक नहीं, बड़े उद्योगों के लिए नहीं, लघु उद्योगों के लिए नहीं। तो दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करा कृषकों के लिए। ठीक है, अब देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, और दीर्घकालीन होता है 5 साल या उससे अधिक। कृषि यंत्र खरीदना है आपको, जुताऊ जो कृषि जोत की भूमि है उसको बढ़ाना है, उसके लिए है। तो उन सभी कार्यों के लिए
ये दीर्घकालीन ऋण की उपलब्ध व्यवस्था कराता है। अब देखो अगला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम भूमि विकास बैंक है वो भारत में कब स्थापित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। जो प्रथम भूमि विकास बैंक है, प्रथम भूमि विकास बैंक, ये 1920 में स्थापित हुई थी। कहां पर? पंजाब के झांग में। एक जगह है झांग, कहां पर? पंजाब में। पंजाब के झांग में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न। अच्छा, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो टर्म क्या है यहाँ? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति है क्या। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की ऐसी स्थिति या अर्थव्यवस्था की हमारी ऐसी स्थिति जिस कारण हमारी जो मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, और कीमतें क्या हो जाए? बढ़ जाएं। भाई जब मुद्रा की वैल्यू कम होगी हमारी तो कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो उससे क्या? बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्य कम होना मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। सपोज करो आज, एग्जाम्पल कैसे, आज 50 रुपए की बात है। 50 रुपए में सपोज करो एक पेन मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपए में एक पेन मिल रहा है। कोई भी कंपनी का पेन है, सपोज करो ए कंपनी का पेन, वो मिल रहा है आज हमको। अभी क्या हुआ कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम हो गई। मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो गया? कम हो गया। और जो बाकी चीजें हैं ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। तो अब जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो जो आज पेन 50 रुपए का जो एक पेन था वो कल को कितने का हो गया? 60 रुपए का। यानी कि मुद्रा के जो मूल्य है उसमें 10 रुपए की गिरावट आ गई है। 10 रुपए की आई, गिरावट आई, क्योंकि जो आज 50 रुपए का जो मूल्य था जो कल तक, आज वही क्या हो गया? 60 रुपए का हो गया। तो अब एक पेन आज 60 रुपए का मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको मिलेगा? तो सपोज करो कल किसी ने एक पेन कितने का लिया था? 50 रुपए का लिया था। एक पेन की वैल्यू कितनी थी? 50 रुपए। यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू थी वो अधिक थी। आज क्या हुआ? मुद्रा की वैल्यू जो है डाउन हो गई। क्या हो गई? डाउन हो गई। या दूसरे इसमें एग्जाम्पल समझो कि यही पेन जो है आज 50 रुपए का है, एक पेन का मूल्य। कल को जब हम जाएंगे तो वो पेन हमारा 50 रुपए में नहीं मिल रहा, अब कितने मिल रहा? 60 रुपए में मिल रहा है। यानी कि मुद्रा की वैल्यू कम होगी, कंडीशन वस्तु वही है। तो अब इसमें क्या होगा? जब ऋणी होगा, इसका आंसर क्या है? ऋणी। तो जो ऋणी होगा, जिसने ऋण लिया होगा कल, तो क्या हो रहा होगा? कि उसकी जो मुद्रा की वैल्यू थी वो तो उस समय अधिक थी। आज क्या है? मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो उसको उस मुद्रा के सापेक्ष, यानी कि 50 रुपए के सापेक्ष अब क्या है? मुद्रा कम हो गई। तो जो 50 रुपए थे वो तो उसने दिए ही, 50 तो देगा ही वो। परंतु जो वैल्यू 50 रुपए की कल थी, आज वो वैल्यू 50 रुपए की नहीं रही। यानी कि जो कल वो 50 रुपए में चीज खरीद पाता था वो आज नहीं खरीद पा रहा। तो इसलिए उसकी जो फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? ऋणी को हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत हैं? यानी कि जो वाणिज्य पत्र हैं वो
कौन जारी करता है, सीधी सी बात है। और वाणिज्य पत्र होते क्या है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हाँ, उदारीकरण का दौर आया जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के सापेक्ष खोल दिया, यानी कि 1991 के बाद, यानी कि उदारीकरण के बाद, ठीक है। अब उदारीकरण के जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उस समय ये वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव सरकार के समय, ठीक है। तो उदारीकरण यानी कि हमने क्या कहा कि विदेशी कंपनियों को छूट दे दी अपने यहाँ व्यापार करने के लिए। तो अब इसमें क्या आया कि जो कॉरपोरेट निगम उद्योग है, इसका आंसर क्या होगा, कॉरपोरेट निगम उद्योग। तो ये क्या करते थे, या करते थे, करते हैं, 1991 के बाद की कंडीशन है। कॉरपोरेट जो निगम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने वाणिज्य प्रपत्र क्या है, जारी कर देते हैं। एक तरीके है, क्या करते हैं, इन्होंने आपको एक सिक्योरिटी या बॉन्ड रिलीज कर दिया कि आप क्या करेंगे, आप उनको खरीदेंगे। तो जब आप अपनी हिस्सेदारी किसमें करेंगे, कॉरपोरेट निगम में करेंगे, तो क्या होगा, आप उनको पैसे देंगे। और ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, अल्प समय के लिए होती है, अल्पकाल के लिए होती। तो उससे क्या होता है, उन कॉरपोरेट हाउस का उन्हें पैसा मिल जाता है और अपनी व्यावसायिक गतिविधियां वो बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान रखना है, वाणिज्य जो प्रपत्र हैं वो कॉरपोरेट निगम उद्योगों के लिए जारी किए जाते हैं अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। यानी कि सपोज करो कोई कंपनी 100 रुपए की है, कॉरपोरेट निगम, उसे पैसों की जरूरत है 10 रुपए की, तो वो 10 रुपए के अपने वाणिज्य प्रपत्र जारी कर लेगा और आप उनको खरीद लोगे। तो यानी कि वो 10 रुपए की हिस्सेदारी आपको दे देगा और आप उसमें खरीद लेंगे। उसके बाद वो भुगतान उनका कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न। अब देखो, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ध्यान रखना है, कौन मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। तो मांग पर नियंत्रण है, मुद्रा पर नियंत्रण है, और सॉरी, मांग पर नियंत्रण है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण है, ब्याज दर को कम करना है, और वस्तुओं की राशनिंग है। अब देखो, मैंने अभी बताया कि मुद्रा स्फीति यानी कि हमारी जो मुद्रा है, जो हमारी जो वस्तु है, सॉरी जो मुद्रा है, उसकी जो वैल्यू है, यानी कि उसका जो मूल्य है वो क्या है, कम हो चुका है। मूल्य कम होना क्या कहलाएगा, मुद्रा स्फीति कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम करना, विधि नहीं है। अब देखो, अभी क्या है, इसको समझेंगे, बाकी भी समझेंगे, इसका आंसर समझेंगे पहले। आरबीआई है, आरबीआई क्या है, मौद्रिक नीति निर्धारित करती है। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उनसे कह रखा है कि आप 7% की दर पर ब्याज दें। किसको, सामान्य लोगों को या जो भी कोई ले रहा है, 7% की ब्याज दर पर, 7% की दर पर आप क्या करेंगे, ब्याज देंगे। अब क्या होगा, यदि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो यदि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए, सपोज करो दो कंडीशन है, यदि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए, तो अभी जो 7% है इसको 8 या 9% कर दिया जाए, तो जो पहले से लोग लोन ले रहे थे या जो लोन लेने के इच्छुक हैं, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोले यार अभी तो 7% था, सरकार ने फिर बढ़ा दिया, तो अब हम लोन नहीं ले रहे। तो जब मार्केट में पैसा नहीं होगा, तो पैसे की जो वैल्यू है, तो वो अपनी जो मुद्रास्फीति है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब सपोज करो मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है और हमने 7% की ब्याज दर को क्या कर दिया, 5% कर दिया, तो लोग तो लोन और लेंगे, और जब लोन लेंगे तो बाजार में जो तरलता है पैसे की वो अधिक हो जाएगी।
लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। तो प्रश्न आया कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो नियंत्रण की विधि क्यों नहीं है ये? क्योंकि ब्याज दर को यदि बढ़ाता तो विधि होती, परंतु ब्याज दर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बाकी है मांग पर नियंत्रण, बिल्कुल ठीक है, जो मांग होगी उस पर नियंत्रण किया जाएगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर भी जाएगा। जो वस्तु है राशनिंग हो रही हम बांट रहे हैं, उन पर नियंत्रण। तो ये सारी जो तीनों कंडीशन है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती हैं, परंतु ब्याज दर को कम करना ये नियंत्रित नहीं करती, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने जो है किसान क्लब बनाए हैं ताकि उन किसान क्लब के माध्यम से किसानों में जागरूकता उत्पन्न हो जाए। दूसरी चीज, जो किसान क्लब हैं वो आरबीआई और एक्सिस बैंक ने भी बनाए हुए हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि भारतीय कृषिगत कार्यों के लिए एक जागरूकता उत्पन्न करना ही किसान क्लब का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त उपलब्ध नहीं करता। तो यानी कि जो नाबार्ड बैंक है वो जो वित्त है, जो पैसा है, किसको उपलब्ध नहीं कराता? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, आयात निर्यात बैंक को, या राज्य भूमि विकास बैंक को। तो देखो ध्यान रखना है, एक्जिम बैंक जो है आयात निर्यात बैंक का कोई लेना देना नाबार्ड से नहीं है। बाकी जो कमर्शियल बैंक है उनको भी वित्त उपलब्ध कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी कराता है और राज्य भूमि विकास बैंक को भी कराता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे अभी। देखो, जो नाबार्ड है इसकी जो स्थापना थी 1982 में हुई थी, और ये कृषिगत कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका जो कार्य है, तो देखो ध्यान रखना है, यह प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करती। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती तो फिर कैसे करती? यानी कि रिकमेंड करती है कि आप जो है कृषिगत कार्यों के लिए, कृषि के विकासात्मक कार्यों के लिए आप ऋण दीजिए। तो यहाँ क्या है, जो व्यापारिक बैंक है उनको भी रिकमेंड करेगी, यानी कि आप एसबीआई है, पीएनबी है, ये और बैंक है, उनसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं कृषिगत कार्यों के लिए। आप जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, देखो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई थी। यानी कि इसमें क्या था, क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता को यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच नहीं थी वहां पर बैंकों की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है, उनकी स्थापना कर दी गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, ध्यान रखना है। और राज्य भूमि विकास बैंक, ठीक है, जो भूमि विकास, जो दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती हैं उनके लिए भी। तो जो एग्जिम बैंक है ये आयात निर्यात बैंक है, इसका कृषिगत कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका जो है फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्री, नेशनल बैंक आएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, और ये कृषिगत कार्यों के लिए वित्त का सबसे बड़ा संस्था है। तो इन्हीं के रिकमेंड करती है और बाकी जो संस्थाएं उनको लोन देती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? देखो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूटीआई, 1964 में गठित हुआ था ये। केन बैंक फाइनेंस सर्विस, ये बेंगलुरु की है और केनरा बैंक की एक सहयोगी मान सकते हैं, हालांकि ये सार्वजनिक नहीं है। ये कैसी है? ये प्राइवेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम है। तो यानी कि देखा जाए तो ये सारा वित्त का कार्य करती है, परंतु स्वरूप अलग है। तो इसमें जो है कोई प्रश्न हम नहीं मान सकते, विवादित है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में भविष्य निधि है। तो देखो भविष्य निधि की पहले हम बात करें कि जो नियोक्ता हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं मुख्यतः, तो वो अपने भविष्य के लिए अपनी जो सैलरी है उससे कुछ अपना वेतन का जो है पैसा वो कटवाते रहते हैं, ताकि जब वो रिटायरमेंट हो तो वो एक भविष्य में वो अपना पेंशन के रूप में पा सकें। तो देखो ये जो है भविष्य निधि जो है ये संविदा आधारित बचत योजना है। कैसी है? संविदा, यानी कि संविदा किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को या इकरार को या समझौते को। ठीक है, तो ये जो है संविदा आधारित बचत योजना है जो भविष्य निधि है, हालांकि इसका अब उपयोग काफी कम हो चला है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कब हुआ था? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कब बना था? 1995-96 में। का हिसाब कौन रखता है? तो ध्यान रखना है, इसका रास्ता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड। तो इसके लिए क्या था कि जो ग्रामीण स्तर का जो डेवलपमेंट है उसका एक कोष बनाया गया था। कब? 1995-96 में, ताकि जरूरत पड़ने पर या ऐसी अवस्थिति हो जिसको कह सकते हैं कि पैसे की जरूरत हो, तो एक कोष बना दिया गया और उसी कोष के आधार पर इसको पूछा गया है कि कोष का हिसाब कौन रखता है? तो नाबार्ड रखता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली, यानी कि जो भारत में नोटों को निकाला जाता है, निर्गमित किया जाता है, छपाई की जाती है, तो जो प्रणाली है वो किस प्रकार से आधारित है? कैसे है वो, कैसे निकाली जाती है? तो देखो ये जो है न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। यानी कि इतना कोष, इतना पैसा, इतनी बॉन्ड सरकार के पास मिनिमम होने चाहिए। तो यानी कि नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेड कौन है इसके वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई जो है वो 1 रुपए के नोट को छोड़कर अधिकतम 10,000 रुपए के नोट तक का निर्गमन कर सकती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली, यानी कि आरबीआई जब नोटों का निर्गमन करेगा, छपाई करेगा, उसके पास 200 करोड़ रुपए का कोष होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना, स्वर्ण वगैरह होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए कैश होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली के आपके पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी आप नोटों की छपाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? अभी बताया था भूमि विकास बैंक, जो कब बना था पहले बार भारत में? 1920 में स्थापित हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब के झांग में। कहाँ हुआ था? पंजाब के झांग में स्थापित हुआ था। और ये दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी कि 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए। ठीक है, तो ये कृषिगत कार्यों के लिए ऋण देता है ताकि कृषि का विकास हो सके। अगला प्रश्न लिखना है। निम्न में भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? निजी बैंक, विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक और पेंशन एंड फंड्स। तो देखो, जो अभी बताया था पेंशन एंड फंड्स, 2005 के बाद लगभग जो सभी नियोक्ता हैं उनकी पेंशन, जो पुरानी पेंशन प्रणाली वो समाप्त कर दी गई है। और अब न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, इसकी बात हो रही है। और जो मुख्यतः अधिकतम सरकारी कर्मचारी, चाहे केंद्रीय हो या राज्य हो, वो सभी कर्मचारी जो हैं मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। हिमाचल प्रदेश है, उसने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। और अभी लेटेस्ट है उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने पुरानी पेंशन प्रणाली पुरानी पेंशन प्रणाली लागू कर दी है। तो यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, उसमें कौन है? सिक्किम। सिक्किम ऐसा प्रथम राज्य बना है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो सर्वाधिक जो कम महत्व है वो पेंशन एंड फंड्स का हुआ है, इस पर कार्य नहीं हो रहा। अगला प्रश्न है, निक्की क्या है? तो देखो ध्यान रखना है, कुछ सेंसेक्स हैं जो शेयर मार्केट, सॉरी, कुछ शेयर बाजार हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये जो जापान का विदेशी विनिमय बाजार नहीं है, ये टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। तो यानी कि जापान के टोक्यो का शेयर बाजार है, वो वहां का सूचकांक है, सेंसेक्स है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखो समझ लेना एक बार इसको, और बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है। बुल, बियर, तो देखो किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आपको बता दूं मैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। आंसर क्या है इसका? शेयर बाजार है। जो बुल होता है, यानी कि जानवरों के नाम पर है, इसको तेजड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तेजड़िया। और बियर को क्या कहते हैं? मंदड़िया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मंदड़िया भी कहते हैं। तो अब एक इसमें शब्द और होगा, मैं बताऊंगा उसको। तो यानी कि बुल, बुल क्या होता है? बैल होता है। यदि वो किसी पर हमला करता है, सींगों से उठाकर ऊपर फेंक देता है। तो अब क्या है कि जब शेयर मार्केट की बात होगी, तो यदि शेयर मार्केट में ऊंचाई हो रही, यानी कि तेजी की बात हो रही है, तो वो क्या है? बुल करेगा। यानी कि वो क्या होता है, वहां जो शेयर मार्केट में जिसे पता है कि मुझे कहाँ पैसा लगाना, कि जहां शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तेजड़िया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बियर, सॉरी बुल। और जो बियर होता है, बियर जो जानवर है, जब वो किसी को मारता है तो पंजों में दबाता है, तो वो क्या करता है? नीचे करता है। तो बुल ऊपर को फेंकता है और वो बियर नीचे को दबाता है। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम? मंदड़िया। यानी कि जब शेयर मार्केट में मंदी हो तो बियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जब तेजी हो तो बुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द आता है लेम डक। लेम डक यानी कि जब शेयर मार्केट में गड़बड़ की स्थिति हो, पता नहीं चल रहा हो, अविश्वास की स्थिति के आगे जाना पीछे जाना कहाँ जाना, तो आप जब देखेंगे लेम डक की स्थिति, तो लेम डक में उतार चढ़ाव काफी होता है। तो तीन ही शब्द हैं, तेजड़िया, मंदड़िया और लेम डक। तो ये तीनों शब्द किससे संबंधित हैं? व्यापार से। किसके? शेयर बाजार के। अगला प्रश्न है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो अभी बताया है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त का प्रदान करता है।
1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और क्या करता है? कृषिगत कार्यों के लिए कृषिगत कार्यों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, पैसे उपलब्ध कराता है, और जो नामित संस्था होती है वहां से ऋण ले लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जनपद स्तर का पर कार्यरत है? अब देखो, सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक का जो कंसेप्ट है, तो इसका जो आंसर बता दूं मैं, जनपद स्तर पर जो है वो होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या होता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। यदि भारत की बात करें तो 1904 में, कब? 1904 में पहली बार सहकारी साख अधिनियम आया था। सहकारी साख अधिनियम आया था। तो देखो, सहकार क्या होता है? सहकार कहते हैं कि मिलजुल कर कार्य करना। मिलजुल कर कार्य करना ही क्या कहलाता है? सहकार कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या सहकारी क्षेत्र हो, तो जो मिलजुल कर जो लोग संस्था बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सहकारी का बोलते हैं। तो अब क्या है कि कुछ बैंक्स बनाए जिनको सहकारी बैंक कहा जाता है। तो उनके 3 स्तर होते हैं, राज्य स्तर, जनपद स्तर, और तीसरा ग्रामीण स्तर। कौन सा? ग्रामीण स्तर। तो जो राज्य स्तर है नंबर 1, तो इसमें राज्य सहकारी बैंक कार्य करती हैं। जो जनपद स्तर पर है नंबर 2, वो क्या होता है? केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करती हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक। और जो तीसरा होता है ग्रामीण स्तर पर, उसमें प्राथमिक सहकारी बैंक या ऋण समितियां भी बोलते हैं इनको। तो यानी कि जो सहकारिता का कार्य है, मिलजुल का कार्य है, वो 3 स्तर है, राज्य स्तर, जनपद स्तर और ग्रामीण स्तर। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जनपद स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक या ऋण समितियां, जो क्या करती हैं? ये किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो यानी कि पूछा जाता है जनपद स्तर पर कार्यरत कौन सी होती? केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तो देखो, अभी बताया था तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग। तो ये तीनों क्या हैं? सटोरिये हैं। यानी कि वहां क्या करते हैं? शेयर बाजार में कार्य करते हैं, परंतु दलाल का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। तेजड़िया तेजी लाता है, मंदड़िया जब मंदी की स्थिति होती है, और स्टैग भी एक कंडीशन शेयर मार्केट की होती है। तो धन्यवाद आज के लिए। कल फिर इसके कुछ प्रश्न और रह गए हैं, कल सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।